नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। 70% मुस्लिम बहुल मुल्क कजाकिस्तान ने हिजाब से तौबा करने का फैसला किया है। मुस्लिम बहुल राष्ट्र कजाकिस्तान में चेहरा ढकने पर रोक लगा दी गई है। कजाकिस्तान का यह फैसला अपनी इस्लाम से पहले चली आ रही सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने की एक पहल के तहत हुआ है। आपको बता दें कि हिजाब से तौबा करने वाला कजाकिस्तान की आबादी तकरीबन 2 करोड़ है। इसमें से 70% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं। चेहरा ढकने पर पाबंदी से जुड़े कानून पर राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने 20 जून 2025 को हस्ताक्षर किए। कानून के मुताबिक सार्वजनिक स्थान पर चेहरा ढकने पर पाबंदी लगाई गई है। अब ऐसी किसी भी तरह के कपड़े नहीं पहने जा सकेंगे जिसमें चेहरे की पहचान नहीं की जा सके। हालांकि इसमें रियायत भी दी गई है, जहां मेडिकल कारणों या खराब मौसम में चेहरा ढकने पर रोक नहीं है, वहीं स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहने जाने वाले कपड़ों में चेहरा ढका जा सकता है। कजाकिस्तान में अधिकतर मुस्लिम आबादी है जो हिजाब पहनती है, खासकर महिलाएं यहाँ चेहरा ढक कर रहती हैं। इसके बावजूद कजाकिस्तान ने हिजाब और चेहरे ढकने वाले हर परिधान पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कजाकिस्तान अब अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाने में लगा है। अपने उस राष्ट्रीय पहचान जो उसकी पैतृक संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। कजाकिस्तान देश अब अपनी संस्कृति और सभ्यता को पुनः स्थापित करना चाहता है। राष्ट्रपति टोकायेव ने कहा कि चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने से कजाकिस्तान की असली संस्कृति और उसकी पहचान सामने आएगी। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि चेहरा छुपाने वाले काले हिजाब पहनने के बजाय देश के खुद परिधानों को महत्व दिया जाएगा। इससे देश अपनी खुद की संस्कृति को बढ़ावा दे सकेगा। कजाकिस्तान स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर पहले ही बैन लगा चुका है। आपको बता दें कि पहले भी कजाकिस्तान में हिजाब पर रोक लगाई जा चुकी थी। साल 2023 में टोकायेव सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई। इस पाबंदी का खूब विरोध हुआ, लेकिन सरकार ने अपने फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। यहाँ तक कि 150 छात्राओं ने स्कूल आना बंद कर दिया, जिससे उस समय कट्टरपंथियों की चाल के रूप में देखा गया। वैसे हिजाब पर पाबंदी लगाने वाला कजाकिस्तान पहला मुल्क नहीं है। कजाकिस्तान में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध खासकर मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करेगा। मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं, जिससे चेहरा ढका जाता है। ऐसे में प्रतिबंध का असर मुस्लिम आबादी पर अधिक पड़ेगा। वैसे भी कजाकिस्तान में कुल आबादी 2.03 करोड़ में से 70% आबादी मुस्लिमों की ही है। बाकी दूसरे नंबर पर ईसाई लोग हैं जो ईसाई धर्म का पालन करते हैं। कजाकिस्तान से पहले भी कई मुस्लिम देशों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया है। कई देशों में महिलाओं को आज़ादी से जीने के अधिकार के तौर पर तो कहीं राष्ट्रीय पहचान का हवाला देते हुए हिजाब पर बैन लगाया गया। इसमें से अधिकतर सोवियत संघ से जुड़े देश शामिल हैं जो अपनी संस्कृति को बचाने और उसका पुनरुद्धार करने में लगे हैं। यह देखा जा रहा है कि वो सभी मुस्लिम मुल्क हिजाब पर बैन लगा रहे हैं जिनका इस्लाम से पहले एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास रहा है। असल में हिजाब इस सभ्यता और संस्कृति के खुलेपन को बीमार कर दे रही थी, जिसके कारण हिजाब पर बैन देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कजाकिस्तान एक समय सोवियत समाजवादी गणराज्यों के संघ USSR का हिस्सा रह चुका है। 1991 में कजाकिस्तान इस संघ से अलग हुआ। संघ में रूस, यूक्रेन, बेलारूस, उज्बेकिस्तान समेत 16 देश शामिल थे। इन देशों में से कुछ देशों ने हिजाब पर बैन लगाया है। ये सभी देश अपनी राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को बरकरार रखने और बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। तजाकिस्तान में 95% से अधिक मुस्लिम आबादी है। इसके बावजूद तजाकिस्तान में साल 2024 में हिजाब को प्रतिबंधित करने के लिए कानून पास किया गया। इस कानून के तहत हिजाब पर बिक्री, उसे पहनना, उसे बढ़ावा देना भी अपराध होगा। कानून में हिजाब को विदेशी संस्कृति बताया गया। तजाकिस्तान में हिजाब पहनने या बेचने पर $750 यानी 62,000 रुपये से लेकर
3,10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कजाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क किर्गिस्तान में भी जनवरी 2025 में हिजाब और बुर्का पहनने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया। देश ने निकाब को समाज में एलियन का दर्जा दिया है। किर्गिस्तान में मुस्लिमों का कहना है कि इस नकाब से दुश्मनों की पहचान छिपाने में आसानी होती है। इससे पहले सितंबर 2023 में इजिप्ट में स्कूल कॉलेज में छात्राओं के निकाब पहनने पर रोक लगा दी गई थी। उज्बेकिस्तान में भी साल 2021 में स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को हिजाब पहनने से रोक दिया गया था। मुस्लिम बहुल देशों के अलावा स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, इटली, फ्रांस, रूस जैसे कई देशों में हिजाब पहनने और चेहरा ढकने पर रोक है। हिजाब का विरोध इस्लामिक चरमपंथी देश ईरान में भी खुलकर हुआ। हजारों लड़कियां सड़क पर निकल आईं और बुर्का को निकाल फेंका। कुछ का विरोध इस हद तक बढ़ा कि सार्वजनिक स्थलों पर वे अपने सारे कपड़े निकाल कर फेंक दी। और ईरान की महिलाओं ने इसके लिए इटली के एक लोकगीत का सहारा लिया। आप भी इस इतावली लोकगीत को सुनिए और हिंदी में उसका अर्थ भी जानिए। بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا خاک این گندم تو خیابونه خوشه خشم من و تو تشنه بارون حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره این یه آغازه پنجره تا رویا بازه از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا बेला चाव गीत इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना फेमस हुआ कि विरोध की आग में ईरान जल उठा। ईरान के शासकों के होश उस समय फाख्ता हो गए जब ये गीत हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों ने घर घर तक पहुंचा दिया और इसकी धूम पूरी दुनिया में मची। आपको बता दें कि बेला चाव एक प्रसिद्ध इटालियन लोकगीत है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली में प्रतिरोध आंदोलन का प्रतीक बना। यह गीत मजदूरों के संघर्ष और फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई का भी एक प्रतिनिधित्व करता है। यह गीत एक ऐसे योद्धा की कहानी कहता है जो अपनी मातृभूमि को दुश्मनों से मुक्त कराने के लिए लड़ता है और उस पर शहीद हो जाता है। उसकी कब्र पर उगा फूल उसके बलिदान की याद दिलाता है। यह गीत स्वतंत्रता, बलिदान और प्रतिरोध का प्रतीक बन गया और आज भी विभिन्न आंदोलनों में गाया जाता है। यह लोकगीत अब नारी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया है जो कट्टरपंथी इस्लामिक चरमपंथियों को बेहद चुभता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शामुन कासमी जी, इस्लामिक स्कॉलर, और थोड़ी देर में जुड़ेंगे फिरोज खान, इस्लामिक स्कॉलर। सवाल ये है कि ईरानी जनता इस्लाम और चरमपंथी कट्टरपंथ में अंतर समझती है, लेकिन भारत में यह सवाल बार बार उठाया जाता है। हिजाब अगर इस्लामिक और नैतिक है तो सबसे पहले इसे मर्दों, खासकर उन मुस्लिम मर्दों को पहनना चाहिए, चूँकि सबसे पहला मुस्लिम महिलाओं को खतरा उन्हीं से होता है। मुफ्ती शामुन कासमी जी, आपसे सवाल है कि क्या यह धार्मिक है या नैतिक?
मुफ्ती साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? मुफ्ती साहब को हमारी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि हिजाब, सवाल फिर उठता है कि हिजाब अगर इस्लामिक और नैतिक है तो सबसे पहले या मर्दों को, खासकर इस्लामिक और मुस्लिम मर्दों को पहनना चाहिए, क्योंकि पहला खतरा उन्हीं की ओर से होता है। सवाल उठता है, क्या हिजाब धार्मिक प्रतीक है या अरबी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा? चूंकि अरब के सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के कारण ही सोवियत रूस से जुड़े तमाम देश इस प्रथा को नकार दे रहे हैं। आपको बता दें कि धार्मिक दृष्टि से कुरान की सूरा अन-सूर 24/31 और सूरा अल-अहज़ाब 33/59 में महिलाओं को शालीनता बरतने और अपने श्रृंगार को ढकने का निर्देश दिया गया है। हदीसों में भी हिजाब की चर्चा की गई है। कुछ विद्वान इसे अनिवार्य मानते हैं, जबकि अन्य कहते हैं कि यह संदर्भ विशिष्ट है और सिर्फ पैगंबर की पत्नियों पर लागू होता था। जबकि अब माना जाता है कि हिजाब इस्लाम में एक धार्मिक प्रथा है, लेकिन इसकी व्याख्या और अनिवार्यता को लेकर मतभेद है। क्या हिजाब, लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या हिजाब मुस्लिम समाज की महिलाओं को आज भी 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर करने का माध्यम है? चूंकि इसके जरिए मुस्लिम महिलाएं नौकरी और आधुनिक आर्थिक परिवेश में हिस्सा नहीं ले पाती हैं, जिसे कहा जाता है कि ये मुस्लिम मौलानाओं की साजिश है। महिलाओं को एजुकेशन, जॉब और ट्रेवल करने से रोक दिया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक विकास की गति को कंट्रोल किया जाता है, जैसा कि अफगानिस्तान में हो रहा है। ईरान के अगर सबक की बात की जाए तो ईरान में 1979 में की इस्लामिक क्रांति के बाद से महिलाओं के लिए हिजाब, हेड स्कार्फ अनिवार्य कर दिया गया। मोरालिटी पुलिस यानी गश्ते इरशाद की स्थापना की गई, जो सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को परेशान करती है, यहाँ तक कि गिरफ्तारी, जुर्माना और जेल की सजा भी देती है। 2022 में महसा अमीनी की मौत मोरालिटी पुलिस की हिरासत में हुई, जिससे यह आक्रोश पूरे ईरान में भड़का, जिससे वुमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन शुरू हुआ। आपको एक बार फिर सुनाते हैं कि वह लोकगीत कौन था जिसने ईरान में विद्रोह की आग बढ़ाई। بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما کی بیداریم تا فردا خاک इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शामून कासमी जी, इस्लामिक स्कॉलर। पहला सवाल यही है कि पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों में हिजाब पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो हम ये समझना चाहेंगे हिजाब धार्मिक प्रतीक है या अरब के सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा? मुफ्ती साहब। जी, मानिए मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि इस्लाम एक बड़ा व्यापक एक शब्द है जी। इस्लाम के मायने हैं अमन और शांति के, पीस के। पूरी दुनिया में अगर उसका कंसेप्ट उठा के देखें तो हजरत मोहम्मद साहब का जो जीवन है बहुत सादगी और बड़ी सरलता से भरा हुआ है। उन्होंने 1400 साल पहले जी। वो एक लायहा अमल पूरी दुनिया को दिया और खासतौर से अरब से उसकी शुरुआत की। तो अरब के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस थी, वहां कोई कानून नाम की चीज नहीं थी। तो वहां आने के बाद उन्होंने इतने असभ्य थे वो कि सभ्यता के नाम को भूल गए थे और अपने आप को सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल, सबसे ज्यादा अपने आप को प्राचीन सभ्यता से जोड़ते थे और अपने अरब होने पे गौरव करते थे। तो उस जमाने में आकर के मोहम्मद साहब ने जो एक मैसेज दिया, पैगाम दिया, वो ये था कि तुम सब एक हो और एक ही नरो नारी की तुम सब संतान हो। तो मैं आपको उसे कहूंगा जो भारतीय संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की, कि हम सब पूरी वसुधा, पूरा संसार एक परिवार जी। तो वसुधैव कुटुंबकम को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो मोहम्मद साहब ने कहा अल खल्क़ु अयालुल्लाह,
अब जो कंसेप्ट सामने आता है, जैसे पूरे जो मुस्लिम दुनिया को आप ले लीजिए, अलग अलग उनके नजरियात, अरब के लोगों को ले लीजिए या मिडल ईस्ट के लोगों को ले लीजिए, जैसे तजाकिस्तान का आपने जिक्र किया कि इससे पहले वहां बड़े बड़े जो है वो विद्वान पैदा हुए और एक अरसे तक जो है वहां वो रूस के जेरे असर रहा, तो वो आज अपनी प्राचीन सभ्यता या जो जो चीजें उनकी आज हैं, मैं ये बात करूंगा कि जो पर्दा है या जो हिजाब है, जिस हिजाब का जिक्र आज दुनिया करती है, हिजाब है क्या? यानी अपने आप को इस तरह से पेश करना और इस तरह से अपने आप को प्रतिबंधित करना, अपने अपने आप को, मैं स्वयं को, कि जिससे उसका एक सभ्य मैसेज जाए। यानी अगर आप उसे बिल्कुल आप बरहना करते, बरहना का मतलब कपड़े उतार देते, तो भारतीय जो संस्कृति है वो बेहतरीन है और उसमें सारी चीजें समायोजित हैं और इस्लाम इन्हीं चीजों को पसंद करता है। ढीले ढाले आपका लिबास हो, आपसे ये चीज मैसेज ये जाए। मुफ्ती साहब, आज आधुनिक दौर में ढीले ढाले कपड़े का मतलब क्या होगा, ये समझना चाहेंगे आपसे। हाँ, ढीले ढाले का कपड़े ये हो कि आपके अंदर की कोई चीज शो नहीं होनी चाहिए, आप एक सभ्य आदमी लगे, और ये भारतीय संस्कृति है जी, ये भारतीय संस्कृति है मान्यवर। तो ये जो लोग इस्लाम के बारे में जो लोग ये बात करते हैं कि इस्लाम के बारे में इसलिए बात हो रही है क्योंकि कजाकिस्तान में 70% बहुल वाले इलाके में, कजाकिस्तान हालांकि पहला राष्ट्र नहीं जिसने हिजाब पर बैन किया है, इससे पहले भी कई देशों ने किया, जिसका हमने अपने रिपोर्ट में विवरण दिया है। और बात की जाए कि हिजाब की, तो इससे दो बातें आप चूंकि अभी तक हमारे साथ डिबेट में नहीं थे, उसमें मैं बता रहा था डिबेट में, अपने रिपोर्ट में बता रहा था कि महिलाओं की, इससे खासकर मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगता है हिजाब से। उनको नौकरी में नहीं जाने दिया जाता है, उनको ट्रेवल करने में दिक्कत होती है, उनको जॉब करने में दिक्कत होती है, जिसका खामियाजा केवल और केवल मुस्लिम महिलाएं झेलती हैं। वह समाज का मुख्य हिस्से समाज के में हिस्सेदारी नहीं कर पाती हैं। अब सवाल यही है कि क्या इन बिंदुओं को दोबारा रिकंसाइल करने की जरूरत है मुफ्ती साहब? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और आपसे मैं कहना चाहता हूँ बहुत स्पष्ट कि मैं आपको ये बताऊं कि इस्लाम जो है किसी भी जगह आपके, ये दरअसल क्या है, जो पुरुषों ने जो एक मानसिकता बनाई है कि महिला कुछ नहीं कर सकती या महिला को उसे प्रतिबंधित करके रखो, उसे एक पर्टिकुलर किसी उसमें, तो इस्लाम ऐसा नहीं चाहता है। इस्लाम तो बराबरी की बात करता है। इन लोगों ने इस्लाम का नाम लेकर के जिस तरह से उनके अधिकारों का हनन किया है, वो मुनासिब बात नहीं है। मैं आपको देखिए, अभी महिला सशक्तिकरण की बात जब आती है, मुफ्ती साहब आप बेहद अहम बात बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि असल में यह एक सामाजिक द्वंद्व है, स्त्री और पुरुष के बीच में हिजाब को महिलाओं की इज्जत की सुरक्षा की नजर से जोड़ा जाता है, जबकि हिजाब अगर उनकी इज्जत की सुरक्षा के हिसाब से देखना हो तो महिलाओं की जगह पुरुषों को हिजाब पहनना चाहिए, न कि महिलाओं को ढकना चाहिए। कुछ परिवार और समुदाय सामाजिक मान्यताओं की आड़ में महिलाओं को दबाते हैं, उन पे दबाव डालते हैं, हिजाब पहनने का दबाव बनाते हैं। यह असल में सामाजिक मुद्दा है मुफ्ती साहब? हाँ, मैं वही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप मोहम्मद साहब का जीवन, जो उनकी जीवनी को पढ़ के देखिए, उनका जो प्रैक्टिकल है कि उन्होंने किस तरह से बराबरी की बात की है और महिला और पुरुष को बराबर लाके खड़ा किया है। अब यहाँ जो एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी ने अपनी प्रधानता को सर्वोपरि रखने के लिए कहीं तो उन्हें कहा कि साहब इन्हें इस चीज की जरूरत है, इन्हें सुरक्षा की जरूरत है, इसलिए हम उन्हें प्रतिबंधित करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मर्द और औरत दोनों बराबर हैं और दोनों को ही शालीन होना चाहिए, दोनों को ही बहुत सभ्य होना चाहिए, दोनों को ही बहुत इंटेलेक्चुअल भी होना चाहिए। जी, जी। अब मैं उत्तराखंड राज्य में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमने जो हमारी सरकार ने काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, तो मुझे आप कुछ कहने में, जिस तरह से उन्होंने समूह बना करके महिलाओं को आज आत्मनिर्भर बनाया है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मैसेज दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें धर्मों से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। लेकिन भारत में आज भी इस पर सियासत होती है। भारत जैसे देशों में
हिजाब को लेकर आखिर कानूनी विवाद क्यों खड़ा किया जाता है, कौन करता है, उसके पीछे मकसद क्या? मुफ्ती साहब, ईमानदारी से जवाब चाहूंगा। उसका मकसद दरअसल अपने वर्चस्व को कायम रखना, अपने वर्चस्व को कायम रखना है। इन्हें ये पता होना चाहिए जब माँ के पैरों के नीचे जन्नत, मोहम्मद साहब ने स्वयं कहा कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बेटी और बेटा समान है, तो फिर ये कैसे आ जाता है कि लड़की को तो आप एक ऐसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ा लेंगे, अपने बेटे को आप अच्छी उसमें कॉन्वेंट में जाके पढ़ाएंगे? तो जब तक आप दोनों में बराबरी पैदा नहीं करेंगे, आप समानता पैदा नहीं करेंगे, आप कैसे ये कह सकते हैं समानता पैदा नहीं करेंगे तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समाजसेवी शबनम खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कजाकिस्तान ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया। हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्कों ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। वह कहते हैं इस्लाम से पहले भी हमारी सभ्यता और संस्कृति थी जो वास्तव में पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, हमें उस पर भी जोर देना होगा और हिजाब कभी भी उसका समर्थन नहीं करता है। कजाकिस्तान ने प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन बार बार जोड़ा जाता है हिजाब को इज्जत की सुरक्षा से। कहते हैं यह सुरक्षा करता है इज्जत की। अब इज्जत की बात की जाए तो या पुरुषों को हिजाब पहनना चाहिए या महिलाओं को? शबनम खान जी। कहीं भी कुरान शरीफ में ये हिजाब का जिक्र नहीं है, किसी लबादा उड़ाने का जिक्र नहीं है कि महिला के ऊपर आप लबादा उड़ा दीजिए। हाँ, पुरुषों की नजर के लिए लिखा है कि पुरुषों को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना है महिलाओं को। इनके दिमाग में फितूर भर गया, इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनी तरह से चेकआउट किया हुआ है। जो हमारे धर्म में लिखा है वो तो ये एक बात भी नहीं पढ़ाते हैं। इनके एक निजी फायदे जिससे सदते हैं ना, ये सारा कुरान शरीफ का वो वाला तर्जुमा पढ़ाते हैं। मुल्ला 4 शादियां करके हलाला करवाने के लिए मुल्ला बैठा है। मुल्ला क्या क्या कर सकता है, अपने निजी फायदे के लिए मुल्ला क्या कर सकता है। इस्लाम धर्म को छोटी सी चीज में पिरो के रख दिया है, जबकि इस्लाम धर्म बहुत ही पॉजिटिव, पूरे देश दुनिया को एक साथ लेकर चलने वाला, प्रेम प्यार से एक साथ लेकर चलने वाला। आज इन्होंने क्या बना दिया है? अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो 3 तलाक, हलाला, 72 हूर, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है इनके दिमाग में। शबनम खान जी, अभी मुफ्ती समूम कासमी जी से बात हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह एक गुट है जो मौलानाओं का है, और मुफ्ती साहब बेहद संजीदा तौर पे ये बात बता रहे थे कि यह गुट अपने विशेषाधिकारों को छोड़ना नहीं चाहता है, इसीलिए मुस्लिम महिलाओं को नौकरी से, जॉब से, नौकरी से, ट्रेवल करने से और एजुकेशन से भी दूर रखना चाहता है। यह एक बड़ी साजिश के तौर पे देखा जाता है। अब दिक्कत यह है कि भारत में भी ऐसे हिजाब का जो समर्थन करते हैं उनका मकसद क्या है? शबनम खान जी। उनका मकसद है कि इस्लाम धर्म और औरत हमारी बपौती रहे, औरत को हम सिर्फ सेक्स की वस्तु बनाकर इस्तेमाल करते रहे। माफ कीजिएगा, थोड़े खराब शब्द बोलने पड़ रहे हैं मुझे, पर उनकी जो मंशा है वो बतानी ही पड़ेगी। जी। उनकी मंशा है बिस्तर से बिस्तर तक औरत का बस हमारा संबंध है। बाकी औरत ना उड़ सकती, ना चहक सकती, ना आजाद पंछी की तरह रह सकती, ना पढ़ सकती, ना नौकरी कर सकती। अगर पढ़ने लिखने लगेगी, आजाद उड़ने लगेगी, तो इनके हाथों से वो जो औरतों का शोषण है वो निकल जाएगा। तो इनकी मंशा तो यह है। मैं तो आपके माध्यम से सरकार से कह रही हूँ कि सरकार को ऐसे मौलानाओं को जेल में डालना चाहिए जो भी खड़े होकर कहे कि हिजाब लगाना हमारे धर्म में लिखा है। हम सब है बताने के लिए कि हमारे इस्लाम धर्म में कहीं भी हिजाब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो भी मुल्ला इस तरीके की घटिया बात करता है, जो औरतों के शोषण की बात करता है, सबको जेल में भरना चाहिए। शबनम खान जी, एक आप बेहद अहम बात कह रही हैं, लेकिन ये होता है कि कुरान को पत्थर की लकीर माना जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, छेड़छाड़ नहीं होती है। जो भी इस तरीके की बात कहता है उसके हाथ काट दिए जाते हैं, गला सिर कलम करने की बात की जाती है। ऐसे में सुधार होगा कैसे? चूंकि कुरान के सूरा अन-नूर 24/31 में और सूरा अल-अहज़ाब 33/59 में महिलाओं को शालीनता बरतने और अपने श्रृंगार को ढकने का निर्देश दिया गया है। हदीसों में भी हिजाब यानी पर्दा प्रथा की चर्चा है। कुछ विद्वान इसे अनिवार्य मानते हैं, जबकि इसे कहते हैं कि यह संदर्भ विशिष्ट है और वह पैगंबर की केवल पत्नियों पर लागू था। शबनम खान जी, अगर केवल कुरान की बात करेंगे तो कहाँ से सुधार होना है? नहीं, परसून जी, ऐसे तो हर एक के धर्म में लिखा है कि शालीनता से रहिए। किसके धर्म में नहीं लिखा? किसके धर्म में लिखा है कि महिलाएं अश्लीलता से रहें या पुरुष अश्लीलता से रहें? किसी धर्म में नहीं लिखा है। शालीनता का मतलब
आप औरत का शोषण करने लगे, औरत को घर से बाहर झांकने को मना कर दें, आप औरत को एक कमीज के ऊपर दूसरी कमीज और सर के ऊपर वो बांध दें कि हिजाब बांध के निकलोगी। क्यों भाई, आप ही देखेंगे क्या? अगर बाहर निकलेगी, अच्छा बुरा समझेगी, तभी तो आजाद जीवन जी पाएगी। ये कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा है। शबनम ये खान जी, जो अपना आप बताया बात हुआ कह रही हैं concept वह है। पूरे ईरान की महिलाएं कह रही थी। अभी हमने बेला चाव नामक एक लोकगीत सुनाया जो इटली का था, जिसे ईरान की महिलाओं ने घर घर तक पहुंचाया और हिजाब को उतार फेंका। ईरान के कट्टरपंथी शासन के खिलाफ तनकर खड़ी रही और पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है, उनके इस आंदोलन का सम्मान करती है। असल में वह पूरी दुनिया अपनी महिलाओं का सम्मान करती है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं। शबनम खान जी भी वही बात कर रही हैं, मुफ्ती जी भी वही बात कर रहे हैं कि अब हिंदुस्तान की बारी है, हिजाब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। शबनम खान जी, आप एग्री हैं इस बात पर? मैं बोल रही हूँ कि स्कूल तक में कहते हैं कि हिजाब लगा के भेजेंगे। ये कहाँ के मुल्ला है भाई? कहाँ से निकल कर आए? कौन सा इस्लाम धर्म पढ़ कर आए? कुरान शरीफ की जो आप आयतें कोट कर रहे हैं ना, आयत का मतलब कुछ और है। मुफ्ती शमून कासमी बैठे, आप पूछ लीजिएगा, और इन्होंने मतलब कुछ और बनाकर उसे समझाया है। जहां इनके अपने निजी फायदे थे, निजी फायदों के कारण इस तरीके की बंदिशें लगाई वो जाती भी हैं। आप 4-5 दोनों चंगुल चर्चा में मंगोलियों आए, का कब्जा। समय की कमी के कारण इस बहस, इस डिबेट में इतना ही फिलहाल। आप दोनों चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।